नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, एक जमाने में संजय राउत शरद पवार को भीष्म पितामह कहते थे। वो उन्हें अपना सेवियर मानते थे। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे और माने भी क्यों नहीं। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने वाले उस पूरे आइडिया के जो आर्किटेक्चर थे, वो और कोई नहीं बल्कि शरद पवार ही थे। लेकिन अब जैसे-जैसे दिन पलटता है, लोगों के विचार भी पलटते हैं। बिल्कुल उसी तरह से संजय राउत ने सामना में एक संपादकीय लिखा है और उस संपादकीय में ये बताया है कि एक जमाने के उनके भीष्म पितामह यानी कि शरद पवार आज की तारीख में उनके आचरण की वजह से भविष्य में महाविकास आघाड़ी में अड़चन पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए ये कितनी कमाल की बात है कि कल तक जो गुरु थे, उन्हें आज बोधपाठ देना पड़ रहा है संजय राउत को। आखिर ये नौबत क्यों आई? क्या वाकई में शरद पवार डबल गेम कर रहे हैं या फिर बीजेपी का गेम क्रॉस होने की पूरी संभावना है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि तिवारी जी। रवि तिवारी जी महाराष्ट्र के जाने-माने पत्रकार हैं। कई चैनलों पे वो संपादक पद पे रह चुके हैं। लंबे समय तक एनडीटीवी में वो रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उनके रिपोर्टिंग का लोहा जो है वो कई सारे पॉलिटिशियन भी मान चुके हैं। उनकी कई सारी रिपोर्ट ने बदलाव भी लाया है। रवि जी, 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। रवि जी, क्या बात है, धन्यवाद। ये मौसम बदलता है या मुंबई की बारिश जिस तरह से हर घंटे अपना रूप बदलती है, संजय राउत ने सामना में जिस तरह से संपादकीय लिखा, इसके पीछे आपको क्या वजह दिखती है? सबसे पहले बहन भाई, मैं आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ 15 अगस्त की। और ये आपने जो कहा कि ये राजनीतिक खेल है और इसमें कौन कब आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन साथ में रहेगा और कौन बिछड़ेगा, ये इस खेल की जो सबसे बड़ी रूल्स हैं, ये इसी में फिट होते हैं। इस पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, महाराष्ट्र में अगर कोई प्रॉफिट में मुनाफे में रहा है तो वो है शरद पवार की पार्टी एनसीपी। ऐसे में जो उम्मीदें शिवसेना को थी कि इस आने वाले चुनाव में पूरी व्यूह रचना जो है वो एनसीपी करेगी और उसका मुनाफा जो है वो शिवसेना को मिलेगा, वो शायद नहीं मिल रहा है। एक पहली तल्खी है इस बात को लेकर। लेकिन आप देखिए, ये तल्खी सिर्फ शिवसेना को है क्योंकि उन्होंने शरद पवार जी से बहुत सारी उम्मीदें लगाई। आज पूरी की पूरी पार्टी उनकी बीजेपी के साथ है। शरद पवार अकेले हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 जो इवेंट हुए हैं, जिनमें कभी शरद पवार जी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है शेयर करते हैं डायट। इसके बाद पूना के एक बड़े व्यवसायी के घर पे शरद पवार जी और उनके भतीजे डीसीएम जो अजीत पवार हैं, वो एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग गुप्त रखी जाती है क्योंकि सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर है और इतनी डेमोक्रेसी आई है चीजों में कि आप उसे छुपा नहीं पाते। पहले ये सब सूचनाएं छुपाई जाती थी, इसलिए अब नहीं हो पाता। तो इन सब के बार बार जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना में तलखी है। और उसके वो सपने जो बीजेपी से अलग होकर महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी का सपना देख रही थी कि शरद पवार जी उनको उस जगह तक लेके जाएंगे, जैसे उद्धव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, वो टूट रही है। तो तलखी यहाँ से है और यही वजह है कि मुखपत्र सामना आज पूरी की पूरी इस जो शरद पवार के भतीजे और चाचा भतीजे के बीच में एक टाई अप कह लीजिए, मान के देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि बार बार शिवसेना कह रही है कि ये एक खेल खेल में जुगाड़ किया जा रहा है कि कोई हमारे साथ है, कोई उनके साथ है। यानी पहले कांग्रेस ने यही बात कही थी और अब शिवसेना यही बात कर रही है। तो आप कहीं ना कहीं एनडीए की जो एक संयुक्त जो पूरी वो थी, उसे टूटते हुए महाराष्ट्र में देख सकते। लेकिन रवि तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि आखिर
ये पूरा खेल कौन खेल रहा है? भतीजा खेल रहा है, चाचा खेल रहा है, या ये चाचा भतीजा दोनों का संयुक्त खेल है? क्या लगता है आपको? देखिए, इस पूरे खेल को अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो एनसीपी से गए हुए लोग हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं एक दबाव है। उनके खिलाफ चल रही जाँच है, जो भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं। अगर आपने कल और परसों की खबरों पे गौर किया होगा तो जयंत पाटिल जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनके भाई के ऊपर फिर से एक नई इंक्वायरी शुरू हुई। ऐसे में अगर वो साथ में रहते हैं बीजेपी के तो कहीं न कहीं उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। शिवसेना के साथ रहने पे वो प्रोटेक्शन कहीं न कहीं एनसीपी को नहीं मिलेगी। सेकंड, जब पूरी पार्टी एक मुश्किल के दौर से गुजर रही है, यानी पार्टी के पश्चिम महाराष्ट्र के अगर कुछ बड़े पुरोधा के खिलाफ जांच चल रही है, अगर वो अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान होगा। तो इस वक्त में एनसीपी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि पार्टी के बड़े नेताओं पे असर हो। रही बात कि उस शिवसेना के भरोसे कभी बैठी नहीं पार्टी, उसकी चाहे वो कांग्रेस के साथ टाइगर जब रही हो तब या शिवसेना के साथ तब उसके नेता अपने दम पे जीतते रहे हैं और वो बड़े नेता हैं पश्चिम महाराष्ट्र के। तो पार्टी की अभी जो पहली प्रायोरिटी है अपने अस्तित्व को बचाए रखने की है, और इसके लिए ये जो कुछ भी कवायद चल रही है, इस कवायद को आप ऐसे देखिए कि अभी एनसीपी के लिए ये जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी और आने वाले चुनाव में जो बड़े चेहरे हैं एनसीपी के, वो शायद चुनाव में लड़ने की स्थिति में नहीं। तो ये आप इसको देखिए कि कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में जाके पार्टी अपने अस्तित्व को बचा रही है, और पवार साहब की मिलीभगत है, इससे मना नहीं किया जा सकता क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी उनके काम करने का तरीका रहा है, इसे कह सकते हैं कि उस तरीके में इस तरह से है कि वो एक साथ में किसी को तोड़ते नहीं और एक साथ में जोड़ते नहीं। यानी वो सबको खुश रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी के साथ जाना है, इसलिए ये हो रहा है। तो आप इसे एक पॉलिटिकल प्रॉफिट देखिए और इसके साथ ही अपने लोगों के अस्तित्व को बचाए रखने की। अगर वो नहीं होता है तो कम से कम 10 ऐसे चेहरे होंगे जो आने वाले दिनों में किसी न किसी दूसरी जाँच केस में उनके लिए मुश्किल है। रवि जी, शिवसेना इतनी ज्यादा क्या कहते हैं टेंशन में क्यों दिख रही है? उन्होंने कभी एडिटोरियल जो था वो शरद पवार इनके खिलाफ नहीं लिखा। पहला एडिटोरियल संजय राउत ने लिखा जब दो पार्टी के उपाध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए, पहली सुप्रिया सुले और दूसरे पटेल। इसके बाद दूसरी बार जब एडिटोरियल लिखा तो ये वो वक्त था जब अजीत पवार, शरद पवार इनसे मिलने के लिए गए, और अब की बार तीसरा एडिटोरियल, और इसमें तो गर्भित चेतावनी दी गई है कि भैया आप अगर यही रवैया रखेंगे तो महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत समस्या होगी। खबरें यह भी आ रही है कि शिवसेना बंद दरवाजों के पीछे पूरी की पूरी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। चाहे फिर गठबंधन हो जाए और सीटें छोड़नी पड़े तो छोड़ दे, लेकिन अपनी ताकत पे एकला चालोरे की पूरी पावर लगा रही है। शिवसेना इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है रवि जी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। शिवसेना के लिए सबसे बड़ा अभी जो है वो अस्तित्व का सवाल है। और अगर कहें कि जो ये चिंता है तो चिंता होने की वजह ये है, गालिब का एक शेर था मेरे भाई कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो एक ढाई से 3 दशक के साथ जिस पार्टी के साथ शिवसेना के रिश्ते रहे, सत्ता के लिए वो उसे छोड़ के रखते हैं। और आज जिसकी उँगली पकड़ के वो सत्ता के दरवाजे तक पहुँचे, आज वो कहीं न कहीं उनके बगल से निकल रहा है। तो अब शिवसेना के लिए जो है वो अस्तित्व बचाने का। थोड़ी देर पहले मेरी शिवसेना के किसी नेता से बात हो रही थी, तो कल शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे अपने जो की पोजीशन पार्टी के लोग हैं, उनके साथ सवेरे-सवेरे उनकी एक मीटिंग भी होगी, पहले वो ध्वजारोहण करेंगे और फिर उसके बाद वो एक मैसेज भी कन्वे करेंगे अपने लोगों के पास। तो पार्टी अभी जिस माइंडसेट में चल रही है कि एनसीपी और शरद पवार इकलौते ऐसे आदमी रहे जिन्होंने शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन में, यानी एक बूंदी का लड्डू अगर बनता तो उसके लिए जो चाशनी का रोल था वो शरद पवार की और एनसीपी, वो अब नहीं है। तो शिवसेना के लिए मजबूरी है कि वो अकेले चले, नहीं तो कांग्रेस उनके साथ वो डील नहीं करेगी या वो समझौता नहीं करेगी जितनी सीटों की शिवसेना को जरूरत है। खासकर मेट्रो सिटी में शिवसेना की सबसे बड़ी
साथ लगी हुई है, जैसे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पूना जैसे शहरों। ऐसे में अगर वो अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। सबसे बड़ी वोट बैंक भी है जो मराठी वोट बैंक, जिसको शिवसेना अभी तक कैटर कर रही है, जिसको सबसे ज्यादा पोलराइज किया जाता रहा है उनके लिए। तो उन वोट बैंक के लिए ये कल परसों से हो सकता है उनका ये मोमेंटम शुरू होगा, और उसे कैसे करते हैं ये देखना होगा। जैसे बार बार शिवसेना के मुखपत्र पे दिल्ली का आदेश, क्योंकि इतिहास से जुड़ी ही एक घटना है जिसमें पेशवा परिवार में एक चाचा ने भतीजे को मारने के लिए हथियार भेज दी। तो वो काका माला वासवा की कहानी अभी से हो रही है एनपीपी के बाद, और सेम कहानी दिल्ली से जो मराठों की लड़ाई रही है, उस लड़ाई के में जो मराठों का अस्तित्व बना हुआ था, वही बात शिवसेना बार बार इसको जो है बताना चाह रही है। तो अब देखना होगा। हालांकि भविष्य के गठ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन इस वक्त में ऐसा कोई सुपर कॉइन नहीं दिख रहा है कि शिवसेना कोई बहुत जादू कर पाए इमीडिएटली, क्योंकि वो सत्ता में भी नहीं है। बीएमसी और दूसरे जो नगर पालिकाओं के चुनाव जहां पे शिवसेना बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी लगाती रही, वो भी वहां पे भी चुनाव नहीं है, कोई सत्ता की पोजीशन नहीं है। तो ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है, कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करना उनके लिए बड़ी मुश्किल है। जी बहुत-बहुत शुक्रिया रवि तिवारी जी, आपने पूरे विषय में हमारे साथ डिटेल में बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, संजय राउत को, शिवसेना को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें गुस्सा आ रहा है चाचा भतीजे की मीटिंग पर, और वो कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, क्योंकि एनसीपी की चाचा भतीजे के बीच में जो भी खिचड़ी पके, उसका सीधा असर शिवसेना पार्टी पर, और उन्होंने फ्यूचर में जो वोट परसेप्शन कर रखा है चुनाव जीतने के लिए, उस पर सीधा असर होगा। जाहिर सी बात है, चाचा भतीजे की मीटिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी तो मुस्कुरा रही है, क्योंकि संभ्रम का वातावरण लगातार बना हुआ है। लेकिन अगर कोई टेंशन में है तो वो है शिवसेना पार्टी, और यही टेंशन अब सामना के संपादकीय के रूप में लोगों के सामने आया है। दोस्तों, देखना यह है कि शरद पवार किस और रुख करते हैं और शिवसेना पार्टी इस पर किस तरह से अपना रिएक्शन देती है। बहरहाल सभी किसी को इंतजार है अगले महीने की 1 तारीख और इस महीने की अंतिम तारीख को होने वाली इंडिया, ये विपक्षी नेताओं की मीटिंग को लेकर, क्योंकि वो मुंबई में होने वाली है और इसका यजमान पद जो है, यानी कि जो होस्ट हैं, वो शिवसेना है। अब ये होस्ट जो मिठाई परोसेंगे, जो खाना परोसेंगे, उसमें मिठास होगी या शरद पवार अपनी चाल की वजह से उसमें कड़वाहट मिला देगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।